सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। आज का जो सेशन है स्पेशली वो रिट अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहले मैं तीन वो बातें जो बार बार मेरे सामने आ रही हैं और मुझे लगता है कि आप में से हर एक बच्चे के सामने एक बड़ा टेंशन हो जाती है, और रिट की जो एग्ज़ाम दे रहा होता है बच्चा, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर कोई गलतियाँ हो जाएं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तीन सवालों का जवाब सबसे पहले देना चाहूँगा, उसके बाद मैं सिलेक्टेड बुक्स के ऊपर आऊँगा कि कैसे और क्या चीज़ें आप पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहली जो चीज़ आपके सामने आ रही है कि सर मेरा पिछली बार का रीट एग्जाम क्लियर है। मान लीजिए आप पिछली बार लास्ट बार आपने रीट एग्जाम दिया है और लास्ट बार रीट एग्जाम में आपका 110 प्लस स्कोर है, तो आपको किसी को भी मेरे अकॉर्डिंग रीट नहीं देना चाहिए। आप केवल और केवल मेंस के ऊपर फोकस करें, दिमाग ही नहीं लगाना है नई सरकारें आएंगी क्या होगा क्या नहीं होगा, सर रीट के अंक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ये सब बातें बहुत भविष्य के गर्भ में क्या होगा जो देखा जाएगा। 110 प्लस वाले बच्चे को किसी को भी रीट नहीं देना है। यद्यपि मैं तो ये भी कहूंगा कि 105 प्लस वाले बच्चे या 100 प्लस बच्चे हैं वो भी चाहें तो केवल मेंस के ऊपर फोकस करें। हाँ, उनके दिमाग में ये हो कि सर आने वाले सालों में पता नहीं रीट का वेटेज बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होती हैं चीजें। तो आप एक चीज कर सकते हो, आपके मन में कोई भी शंका रखने से अच्छा है कि आप रीट का फॉर्म भर दें। 110 प्लस वाले बच्चे नहीं भरें, और यदि जिनका स्कोर 90 से 100 के आसपास बीच में है वो बच्चे रीट दोबारा दें। सवाल ये उठता है कि सर मेरे पिछली बार के रीट क्लियर है, मैं इस बार रीट देता हूं, मेरे नंबर कम आ जाते हैं, तो मेरा कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? आपका पिछला सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा और नए वाला सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। ये तनाव लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो इस बात से आप कदापि नहीं डरें कि सर मेरे इस बार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या मेरा पिछले वाला सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा? क्या 100% वैलिड रहेगा। आपके पिछले वाला आजीवन वैलिड है। आप एक स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए रीट का एग्जाम दोबारा से दे सकते हो, और स्कोर बढ़ता है तो नुकसान कुछ नहीं है। नंबर 2, सर मैं पहली बार रीट परी कर रहा हूं, मुझे कितना क्या करना चाहिए? देखो, जिनका रीट परी क्लियर नहीं है उनके लिए रीट एक प्रकार से अस्तित्व का सवाल है। यदि आपका रीट नहीं होता है तो लोग ही कह देंगे यार तेरी से रीट नहीं हुई, पात्रता परीक्षा नहीं हुई, तुम बाद में कितने सपने बनाओ कि मैं ग्रेड सेकंड बनूंगा, ग्रेड फर्स्ट बनूंगा। ये सब बातें पता नहीं क्या है, लेकिन सबसे बेसिक चीज है कॉन्फिडेंस। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्फिडेंस आता है सक्सेस से, और सक्सेस के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो आपकी रीट है। रीट में 120-25 का स्कोर आपने ले लिया ना, मैं 100% कह रहा हूं जिस दिन थर्ड ग्रेड का भर्ती आएगी, 10,000 की आए, 15,000 की आए, आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे होंगे, और सच में बहुत जरूरी है। इसलिए इसका स्कोर कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली बार रीट एग्जाम दे रहे हैं मैं उन बच्चों को कहूंगा कि जी जान लगाइए और कोशिश कीजिए 120 प्लस का स्कोर आप इसमें लेके आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि 120 प्लस से क्या हो जाएगा, 120 से प्लस ये हो जाएगा कि तुम्हें ये लगने लग जाएगा कि मैं जब 120 यहां लेके आ सकता हूं तो थर्ड ग्रेड भी मेरी निकल जाएगी। और बहुत कॉमन सेंस की बात बता दूं मैं आपको, रीट को आपने ईमानदारी से कर लिया, केवल पात्रता के हिसाब से मत करना, इसको एक टारगेट एग्जाम लेके करो कि सर वास्तव में रीट एक प्रकार से हमारे लिए थर्ड ग्रेड की भर्ती है। आप इस हिसाब से एक बार प्रिपरेशन कर लो रीट की, आपका लगभग थर्ड ग्रेड मेंस का 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। साइकोलॉजी आपकी हो जाएगी, आपके टीचिंग मेथड हो जाएंगे, आपका सब्जेक्ट हो गया। 70% तो आपका रीट परी के साथ क्लियर है। तो रीट को केवल इस रूप में नहीं लेना है कि सर केवल रीट पात्रता परीक्षा। रीट को इस हिसाब से लो कि 120 प्लस का स्कोर मैं लेके चलूं। जो बच्चे इस स्कोर के आसपास पहुंचेंगे, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ग्रेड थर्ड में उनके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के सामने बार बार मेरे पास स्पेशली आ रही है कि सर क्या इस बार के रीट में नेगेटिव मार्किंग है क्या? कि बार बार ये अफवाह आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग रीट में इस बार है। देखो, रीट में पहली वाली भर्ती में 4 ऑप्शन आते थे। इस बार अपने आरपीसी की प्लस अध्ययन सेवा चयन बोर्ड की सभी भर्तियों में एक चीज की है, 5वां विकल्प, ठीक है ना, अनुत्तरित प्रश्न। अब आपको नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या है? मान लीजिए आपके 150% रीट के अंतर्गत हैं और इन 150% में से आप 10% छोड़ के आते हैं, 10 से अधिक परसेंट, तो ये नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो रीट में वैसे नहीं होती। भाई आप 150 के 50% करके आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, चाहे आप गलत ही करके आ जाओ। लेकिन मान लीजिए आपने 120% की और 20 अनुत्तरित कुछ भी नहीं भरा, आपने खाली छोड़ के आ गए, तब आपके जो है
अंक कटेंगे। तो वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब आप प्रश्नों में कोई भी ऑप्शन नहीं भर के आएंगे तब जाके आपके अंक कटेंगे, तो उसको नेगेटिव मार्किंग के रूप में मत लो। आप तो ये दिमाग में रखो कि चाहे मैं लेवल फर्स्ट का बच्चा हूं, चाहे लेवल सेकंड का बच्चा हूं, मुझे 150 के पूरे प्रश्न करके आना है, पूरी ओमार सीट के गोले भर के आने हैं आपको। तो नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं नहीं है रीट में, वो तभी होगा जब आप प्रश्न खाली छोड़ के आ जाएंगे, ना तो आप अनुत्तरित जो आपका आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, पांचवा विकल्प भी नहीं भरा, तब जाके आपके अंक कटेंगे। बाकी कहीं भी आपको नेगेटिव मार्किंग के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन तो बेसिक बात थी, दोबारा से मैं क्लियर कर दूं, जिनका रेट 110 प्लस नंबर से क्लियर है उनको मेंस पे ही फोकस करना है, उनका आजीवन वैलिड रहेगा। जिनके 90 से 105 के आसपास नंबर है वो रेट दोबारा फॉर्म भर दें और मेहनत कर लें, कोई बात नहीं, अभी ग्रेड 3 आएगी रेट का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। तो आपको बहुत टाइम मिलेगा और रेट की प्रिपरेशन करने का मतलब है आपका 70% सिलेबस वैसे भी थर्ड ग्रेड का तैयार हो रहा है। तो जिन बच्चों का स्कोर कम है वो दोबारा भर दें, बाकी को कोई जरूरत नहीं है। जो पहली बार रेट दे रहे हैं उनको अपने अस्तित्व का सवाल मानकर इस रेट को बड़ी गंभीरता के साथ लेना है। आप इसको आसानी रूप में मत लेना, क्योंकि रेट का पेपर अच्छा आता है, स्पेशली साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती है, टीचिंग मेथड के प्रश्न अच्छे आते हैं। तो हल्के में लेने का मतलब यह है कि यदि कहीं नंबर कम बन गए तो आत्मविश्वास गिर जाएगा। सबसे बड़ी बात है 60% नंबर या 50-55% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्कोर कार्ड का कमजोर होना एक प्रकार से आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छा स्कोर लाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करता हूं मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के ऊपर कि सर कैसे और क्या पढ़ें। देखो रीट का जो एग्जाम है एक प्रकार से, ये वापस ग्रीन वाला कैसे आएगा, रीट की जो रणनीति है बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूं मैं आपको। रीट का जो लेवल है वो है एनसीईआरटी बेस, जैसे अभी सीटेट के पेपर हुए हैं, मतलब यहां थोड़ा सा अप्लाइड बेस पेपर ज्यादा आता है। अप्लाइड बेस पेपर कहां आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, संस्कृत में नहीं आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन दो पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे पहला पार्ट आपका सीडीपी का होता है, साइकोलॉजी का होता है, ठीक है ना, मनोविज्ञान का आपका पहला पार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीट के अंतर्गत। क्यों होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका लेवल जो है आपके ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट से भी यदि बेहतरीन लेवल कहीं आता है तो रीट की साइकोलॉजी का आता है। मैं आज भी क्लास में बच्चों को बोल रहा था कि इतने सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रारूप उपागम किस विशेषता पे बल देता है, छोटी छोटी विशेषताओं पे, ठीक है ना, मतलब जिन्स के ऊपर भी अंदर की जो एलिल जिन्स है वो क्या है, मतलब एकदम माइनर प्रश्न पूछता है रीट में साइकोलॉजी में, ऊपर वाले प्रश्न नहीं पूछता है, जो आरपीसी का पैटर्न होता है वो नहीं होता है। तो यहां साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ये मेरा विषय इसलिए मैं नहीं कह रहा, ये ईमानदारी से आपको याद रखना है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके 30 प्रश्न आपने कर लिए तो आपने ग्रेड 3 की भी तैयारी कर ली, क्योंकि रीट की साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब है सब कुछ पढ़ लिया। क्यों, इस बार 2 नए टॉपिक जोड़ दिए, एनईपी 2020 और बाल विकास की जो समसामयिक योजना है। ये जीके का पार्ट है, आपको थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़ना है, और एनईपी 2020 में आपको थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़नी है। अब जो बाकी सिलेबस था वो सेम है, तो साइकोलॉजी के लिए स्पेशली आप क्या करें, बाल विकास को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब बाल विकास के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। बाल विकास में भी जैसे क्या इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलब्र का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, गामक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है रीट के हिसाब से। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग से डिफाइन करूंगा, आपको अलग से साइकोलॉजी पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट यहां मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन में मोटिवेशन के प्रकार और मोटिवेशन की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व में प्रेक्षेपी विधियां इंपॉर्टेंट है, और प्रारूप उपागम इंपॉर्टेंट है। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। अधिगम के अंतर्गत आपको स्पेशली वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर है, स्किनर है, पावलोव है, पूर्ण बल अनुसूची है, इनको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। आरटी 2009 इंपॉर्टेंट है जो आपको रिट में पढ़ना है, एनसीएफ 2005, ये जो पेडागोजी वाले टॉपिक हैं इन पे स्पेशली आपको फोकस करना है, और रीट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां आप सीडीपी में, साइकोलॉजी में आपने मूल्यांकन टॉपिक ढंग से पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा मूल्यांकन टॉपिक, मूल्यांकन को ढंग से पढ़ लो, आपके टीचिंग मेथड का बहुत सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, आरटी 2009 को पढ़ लो, बहुत सारी चीजें आपकी रिलेवेंट तैयार हो जाएंगी। इसी में उपलब्धि परीक्षण आएगा, साइकोलॉजी में उपलब्धि परीक्षण ढंग से
टीचिंग मेथड का एक बहुत अच्छा टॉपिक तैयार हो गया। तो इस पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग नए अभ्यर्थियों को, जिनके लिए, और स्पेशली इसका जो लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट है, वो स्पेशली ढंग से देखना, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग यूनिट होती है। इसमें फैक्चुअल प्रश्न आते हैं। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। देखो रीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि 2 महीने में पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता। ईमानदारी से बात याद रखें, मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं नहीं कर सकता, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप एनालिसिस करो कि सिलेबस में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है, और ये कोई और दूसरा नहीं बताएगा। चलो साइकोलॉजी में बता दूंगा, खुद भी एक्सप्लोर करो चीजों को। भरोसे मत बैठो कि मैं इस कोचिंग में कर रहा हूं, कोचिंग वाला टीचर बता देगा। अधिकतर तो कोचिंग वाले टीचर्स की खुद की रीट क्लियर नहीं होती है। आप ये समझो, बहुत सारे ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने अलावा किसी पे भरोसा मत कीजिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाइए, 2 या 3 साल के पेपर उठाइए, टॉपिक्स का एनालिसिस कीजिए, किस टॉपिक में से कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप अलग छांट लीजिए कि यार मुझे इन टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं आप सीडीपी की बात कर रहा था कि आरटी 2009 पे प्रश्न आ रहा है, एनसीएफ पे प्रश्न आ रहा है, मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास में जीन पियाजे, कोहलरबर्ग, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे माइंड में एक विजन बनाइए। व्यक्तित्व में प्रेक्षक विधियां इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता में व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति प्लस आपके जो ये विविध बच्चे हैं ना, स्पेशली दृष्टि बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, ऑटिज्म बालक, इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। तो एक पैटर्न दिमाग में सेट कीजिए। जैसे मेरे दिमाग में पैटर्न सेट है कि मुझे साइकोलॉजी में इन टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना, और ये खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं बताने वाला है। हर चीज पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को अलग से एक फाइल बनाइए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वो टॉपिक्स हैं, ग्रीन टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आ रहे हैं, और बाकी सिलेबस से मान लीजिए नहीं आ रहे। बहुत सारे टॉप बिंदु ऐसे होते हैं जहां से प्रश्न नहीं आते, उनको छोड़ दीजिए। अब जैसे रीट का एक टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता, लगभग प्रश्न आता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न आता है, प्रेक्षेपी विधियों से प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की से प्रश्न आता है, पियाजे से प्रश्न आता है, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से प्रश्न आता है, विकास के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न आता है। ठीक है, लर्निंग की जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत है उनके ऊपर प्रश्न आता है। तो ये दिमाग में आपके घूमना चाहिए कि वो ऐसे बिंदु हैं जहां से एनसीएफ 2005 में लर्निंग वाले पार्ट पर मार्गदर्शक सिद्धांत प्रश्न आता है। मूल्यांकन की विशेषता 100% प्रश्न देके जाएगा, बाकी चीजें समझ में आनी है, वो विशेषताओं को ढंग से समझ लीजिए। तो एक पैटर्न दिमाग में सेट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। घबराओगे कि सर 2 महीने में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, 2 महीने में इतना सिलेबस कवर हो सकता है क्या, नहीं होगा। लेकिन घबराने से समाधान नहीं है। बेटर चीज है कि आज ही रात को इस वीडियो के बाद में पूर्व एग्जाम के पीवाईक्यू लेकर पूरे सिलेबस का एनालिसिस कीजिए, और जो टॉपिक आपको लगता है कि यहां से लगातार प्रश्न आ रहा है उनको थोड़ा शानदार तरीके से तैयार कर लो। साइकोलॉजी और मेथड्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये आपको बाहर भी कर सकती है और ये आपको आगे भी बना सकती है। ये तो होगी साइकोलॉजी की बात। सर साइकोलॉजी में क्या पढ़ें? आपको जो सबसे पसंद आए वो किताब पढ़ो। मैं तो यही कहूंगा कि देव सिंह मेरी किताब पढ़ो, मैं तो यही कहूंगा कि अवनी की किताब पढ़ो, क्योंकि ये अभी ग्रेड फर्स्ट के पेपर हुए हैं, उनमें भी सबसे रास्ता में 1 नंबर पे है। मैटर कंटेंट आपको लग सकता है कि सर हार्ड है, देखो जिंदगी में हर चीज हार्ड लगेगी यदि आप पढ़ोगे नहीं तो। एक बार विल पावर के साथ किताब को पढ़ना शुरू करोगे, पीवाईक्यू साथ में देखोगे, तो कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि पेपर आता है यहां से। अब इजी किताब के रूप में आप 20 पेज 50 पेज पढ़ोगे, साहब प्रश्न नहीं आएंगे, समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो मेरी तो राय है कि आप अवनी की साइकोलॉजी वाली किताब ले आइए, और साथ में एक पीवाईक्यू की बुक आती है वो भी साथ में पढ़िए। यदि इनसे बेटर आपको कोई किताब लगती है तो आपका मन मांगे वो किताब पढ़िए। मैं नहीं कहता कि मेरी ही किताब पढ़िए, मुझे अपनी किताब पे विश्वास है कि वो बेटर है, इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उसको पढ़िए। बाकी मैं एनसीईआरटी की जो साइकोलॉजी है मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको करवा दूंगा, जनवरी से स्टार्ट करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपको लगभग चीजें यूट्यूब पे करवाने का प्रयास करूंगा। नंबर 2 पे दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सभी की लैंग्वेज आएगी, चाहे लेवल फर्स्ट में आप दे रहे हैं चाहे लेवल सेकंड में। साइकोलॉजी भी सेम चीज है, सेम सिलेबस है, बस थोड़ा लेवल ऊपर नीचे होता है। और साइकोलॉजी में प्रश्न क्या आते हैं, अप्लाइड बेस्ड थोड़े से प्रश्न होते हैं, जिसमें बच्चा यदि खुद अपने आप को रख कर आंसर देगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आंसर देगा, तो उसका प्रश्न साइकोलॉजी में गलत नहीं होता। आपने साइकोलॉजी पूरी भी नहीं पढ़ी, लेकिन आप 10% ऐसे सही कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर लेके आंसर करोगे, आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझना है कि यार इस साइकोलॉजी का नेचर क्या है, और ऐसे प्रश्न आते हैं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप 1-2 घंटे के माइंड सेट से बहुत सारी चीजें सही कर सकते हो, ना कि आप किताबें पढ़ रहे हो, दुनिया भर का कंटेंट, कोई मतलब नहीं है।
समझ बनाओ उस विषय के प्रति, उस विषय की प्रकृति कैसी है, उस विषय में प्रश्न कैसे आते हैं और उन प्रश्नों को करने का तरीका क्या हो सकता है। तीन चीजें सीख लो, फिर आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे रिट क्या कोई भी दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल सकते हो। बात करता हूं मैं हिंदी का। सर हिंदी में क्या पढ़ें? देखो हिंदी में टाइम जो बच्चा है उसके हिसाब से राजस्थान बोर्ड वाली जो किताब है उसको पढ़ लें, ठीक है। और अभ्यास के लिए कोई भी आप पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र निकाल लो या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मॉडल पेपर्स वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं है। पीवाई क्यों पढ़ना, मॉडल पेपर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। रीट के लिए अभी से ओल्ड प्रश्न पत्रों का अभ्यास कीजिए जिनके ऑथेंटिक आंसर की है, वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे साइकोलॉजी हो, ये बेस्ट तरीका है। और टेस्ट सीरीज भी उसी की ज्वाइन करो जो पीवाईक्यू बेस हो, अन्यथा ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है। तो हिंदी के लिए राजस्थान बोर्ड वाली जो किताब है वो इस समय मेरे अकॉर्डिंग बहुत इनफ है, इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास वक्त है तो राघव प्रकाश या के आर मैया सर की किताब आप पढ़ सकते हो, बस इनफ है, ठीक है। तीसरी बात करता हूं, दोनों हिंदियों में सेम बता रहा हूं। तीसरा जो आपका विषय होगा दूसरी लैंग्वेज होगी, चाहे वो संस्कृत है दोनों लेवल में, या आपका इंग्लिश हो सकता है। सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको इंग्लिश चुनना है, याद रखना इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में इजी होता है। संस्कृत के लिए जो गाइड आपको बेहतरीन लग रही है, लैंग्वेज जिसके अच्छी लगे वो पढ़ लीजिए। दुनिया भर के गाइड हैं, मनोज मिश्रा, लोकेश शास्त्री, राम कुमार, किरण चौधरी, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आनी चाहिए। संस्कृत यदि आपने पहले नहीं पढ़ी है तो कोई शॉर्ट एंड स्वीट कोर्स ले लेना जिसमें बहुत सूत्रों के रूप में चीजों को पढ़ाया गया हो, ऐसा कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, बीके रस्तोगी की किताब आती है दक्ष पब्लिकेशन से, मुझे तो इससे बढ़िया किताब लगी नहीं। बाकी इसके अलावा कोई शॉर्ट एंड स्वीट आती है, इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती है तो पर्टिकुलर ग्रामर वाले पार्ट का आप कर सकते हो। टीचिंग मेथड जो होते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, टीचिंग मेथड के कॉमन टॉपिक है। मूल्यांकन साइकोलॉजी में ढंग से पढ़ लो, यहां सही हो जाएगा। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण वहां ढंग से पढ़ लो, यहां सही हो जाएगा। अचीवमेंट टेस्ट, टीचिंग लर्निंग एड के केवल आए हुए प्रश्न देख लो और उस विषय की संबंधित विधियों के केवल पीवाईक्यू देख लीजिए। रिट में टीचिंग मेथड के जितने प्रश्न आते हैं पीवाईक्यू बेस आते हैं। यद्यपि हिंदी में अवनी की एक ऑब्जेक्टिव आ रही है प्लस सब्जेक्टिव आ रही है, तो अवनी की एक पतली सी किताब आ रही है, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। हिंदी की तो बता रहा हूं, उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर की भी निकाल रहे हैं हम और थ्योरी की भी निकाल रहे हैं, वो 3 या 4 दिन के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा यदि आपको मंगल वाली किताब मिलती है तो उसमें कंटेंट कम है, लेकिन ठीक है ना, या आपको फर्स्ट रैंक की आपको सही लगता है कि फर्स्ट रैंक तो फर्स्ट रैंक ले लो, लेकिन आप पे आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि सर ये किताब बढ़िया है। बाकी इसमें पीवाईक्यू मेथड्स में ज्यादा निकालना, और व्याकरण के लिए जो आपको मैंने बताई राजस्थान बोर्ड वाली किताब देख लीजिएगा। संस्कृत के मैंने बता दिया, इंग्लिश में बीके रस्तोगी बेस्ट है। ये तो आपके 3 पार्ट हो गए। अब चौथा पार्ट लेवल फर्स्ट में तो किसका आ जाता है? पर्यावरण का आ जाता है, ठीक है। पर्यावरण और मैथ का आ जाता है, गणित का आ जाता है। ये 60 नंबर का पार्ट है। पर्यावरण में इस बार इन्होंने क्या किया, जीके जोड़ दिया है। अब जीके के नाम से बच्चों की टेंशन, जीके जोड़ा है सिर्फ राजस्थान सामान्य ज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब रीट प्री का बच्चा सोचता है कि सर सामान्य ज्ञान पढ़ूं, तो मेरा तो विचार है कि जो मेन टॉपिक है उनके कोई पीवाईक्यू देख लीजिएगा या राम भरोसे आंसर करके आ जाना। 2 या 3 या 4% जो भी आए, आप इसके लिए पूरा जीके नहीं पढ़ सकते और आपके पास टाइम नहीं है। यदि थर्ड ग्रेड मेंस की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका जीके ऑलरेडी वैसे ही चल रहा है, समझ गए। एक वो लोकोक्ति वाला एक टॉपिक जोड़ा है तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए, वो तो इजी है, आप कर लोगे, एक प्रश्न वहां से पूछा जाता है। तो बाकी पर्यावरण के लिए राजस्थान बोर्ड की किताबों से यदि उन टॉपिक्स को कर सकते हो तो इससे बढ़िया कोई कंटेंट नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि सर कौन छांटेगा, 2 महीने का टाइम है, तो कोई भी एक गाइड ले लो। गाइड देखो दुनिया भर की गाइड है, सब गाइडों का कंटेंट मुझे तो लगता है एक जैसा सा होता है, सब वहीं से किताबें वही कंटेंट है, जो आपको बढ़िया लगे वो ले लो, ठीक है। आरबीडी की पर्यावरण की भी अपडेट किताब आई है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। सुगम की आती है वो आप ले सकते हो, ठीक है। एक नाथ की पवन जी की आई है, ये ले सकते हो। तो इनमें से कोई भी किताब जो आपको बेस्ट लगती है वो एक किताब सेलेक्ट कर लो, मेरे कहने से मत सेलेक्ट करो, आपको लगता है कि किताब बढ़िया है वो ले लो। अपडेट लेना, लेकिन जैसे अभी इनकी आरबीडी वालों की अपडेट आई है, सुगम की शायद अपडेट आएगी, ऐसा कुछ है, तो जो आपको बेटर लगे। नाथ की पवन जी ने शायद निकाल दी थी पहले, अब अपडेट आई है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये देख लीजिएगा, इन दोनों में से तीनों में से कोई से भी। पर्यावरण मैथ की बात, इस मेथड वाला पार्ट है, इस मेथड्स वाले पार्ट के पीवाईक्यू जरूर देखना उन टॉपिक्स के। और पीवाईक्यू मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण में आप पूरा जीके पढ़ो और पूरे टॉपिक्स पढ़ो, उसके बजाय तुमने टीचिंग मेथड ढंग से तैयार कर लिया ना, तो टीचिंग मेथड के जो 10 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे, 9 प्रश्न आएंगे, वो तुम्हारे सही हो गए तो तुम लीड ले जाओगे।
भाई आपको नेगेटिव तो है ही नहीं, तो पूरे करके आने। तो टीचिंग मेथड पे विशेष फोकस करना, क्योंकि आपको थर्ड ग्रेड मेंस में भी आना है। इनके पीवाईक्यू मिल जाए तो बेटर है। हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी वो पीवाईक्यू बेस्ड चला रहे हैं, तो उसका कंटेंट लास्ट में उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे कि आप सबको मिले। मैथ की जो किताब है रामनिवास मथुरिया की